नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। इसमें मैं कुछ आपको सजेशन है वो देना चाहता हूँ। अगर आप इच्छुक हो और आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो वीडियो पूरा देखिए, और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस पर मैं आगे जैसे ही रीट की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में रीट मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो डालने वाला हूँ। बुक भी आपको बताऊंगा, अच्छे नोट्स भी आपको कहाँ मिलेंगे वो बताऊंगा, आप खुद नोट्स कैसे बना सकते हो वो बताऊंगा, चीज़ें लंबे समय तक याद कैसे रखिए वो भी चीज़ें कुछ शेयर करूंगा जो मैं अपनाता हूँ। टेक्निक, खुद की ट्रिक वगैरह कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से चीज़ों को याद रखा जा सकता है, उस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। रीट पात्रता होने के बाद में मेंस को लेकर के अपन है वो कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें 5-7 वीडियो है वो आपको दूंगा, ऐसे वीडियो जो शायद ही आपको कहीं पे मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे खास करके कि रीट में जितना हमने पढ़ा वो पढ़ लिया है, और अब जितना भी अपने याद है उसके आधार पे हम पेपर देंगे। और उसमें ऐसा होगा कि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है तो उसके क्वेश्चन सीधी सी बात है कि आपको नहीं आएंगे, है ना, याद नहीं है तो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन हम किस प्रकार से करें, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो उसको कैसे अटेंड करें कि अपना वो लगभग सही जाए और एक अपना नंबर है वो दे के जाए अपने को, है ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम छोड़ देते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी हम क्या करते हैं कि उसको पांचवा विकल्प कोई नहीं भरेगा, कोई मूर्ख होगा जो पांचवा विकल्प भरेगा। तो 4 जो ऑप्शन है उसी में से कोई सा भी हमें चूज करके है वो फिलअप करना है, और कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका है वो तुक्का सही जाए। मैंने रीट 2022 वाली भी दी थी और 21 वाली दी थी, जिसमें मैंने लगभग है वो तुक्के मैंने भी मारे थे, लगभग नहीं कहूँगा, जो नहीं आए उसके मैंने तुक्के मारे, और लगभग 10 से एक मेरे तुक्के सही बैठ गए थे। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया वो बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो मोटा मोटी कंडीशन बन रही है। एक तो ये कंडीशन बनी कि जैसे इस बार क्या है कि जैसे संस्कृत बहुत कम बच्चों ने लिए, क्योंकि संस्कृत मेंस में नहीं है, तो इंग्लिश लिए। तो अगर आपने इंग्लिश को छुआ भी नहीं है, इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आपने, तो आपके सामने क्या है कि जैसे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यू। अब आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि मान लो आपको बिल्कुल ही अता पता ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी आइडिया ही नहीं है आपको, कि भाई आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो 500 विकल्प जो लिखे हुए हैं वो मेरे को एक से नज़र आ रहे हैं, 500 विकल्प में क्या लिखा है मेरे को नहीं पता, और आप बिना क्वेश्चन पढ़े हुए करने की कोशिश कर रहे हो। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपके क्वेश्चन सही होंगे। 30 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, चाहे तो आप ए भरो, पूरे में 30 में से एक नंबर से लेके 30 तक आप ए ही भर दो, है ना, या बी भर दो, या सी भर दो, या डी भर दो। इन चारों में से कोई एक आपको पकड़ना है और नीचे तक खींच देना है उसको। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ऐसे करके ऐसे डिजाइन बनाते हैं ना, वो मेथड अच्छा नहीं है। ये मतलब एक ही ऑप्शन को पकड़ के चलना है आपको। ये मैंने कब बनाया था, तरीका मेरा खुद का ही है वैसे तो, और ये मैंने जब BSTC परी की जो होती है ना एग्ज़ाम, वो मैंने दिया था, और उसमें मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, और मैंने उसमें यही तरीका अपना के आया था। उस समय मैं सी भर के आया था और मेरे 15 क्वेश्चन सही बैठ गए थे, है ना। मैंने मतलब इंग्लिश का मतलब कहीं नहीं पढ़ा था उसमें, है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो और सब्जेक्ट हैं, जैसे जिनको हमने मतलब पढ़ रखा है, या अपने क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि भाई अगला क्या पूछना चाहता है। तो जैसे गणित की बात करें तो गणित में मान लीजिए आपको कोई सवाल है वो नहीं आ रहा और आपने उसको निकाला, तो उसमें क्या है कि जैसे मोटा मोटी अगर आपका आंकड़ा मिल रहा है ना वहाँ पे, जैसे कोई उत्तर मिल गया वहाँ पे, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसको अगर और काटूंगा तो लगभग यही संख्या आने की संभावना है, या मुझे लगता है कि लगभग यही आएगा, तो वो आप भर सकते हो वहाँ पे, है ना। क्योंकि काटाकुटी में दिक्कत होती है, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके गणित में दिक्कत कहाँ आती है, काटाकुटी में दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अपने टेबल याद नहीं है, अपने जो वर्ग है, घनमूल है, ये याद नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये चीज़ें अपने दिक्कत करती है थोड़ी सी। और जैसे साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में कैसे तुक्का मारे सर, साइकोलॉजी में नेगेटिव अगर कोई भी बात बोली जा रही है तो वो तो उत्तर होगा ही नहीं, ये चीज़ गांठ मान लीजिए। और यही मेथड आपको शिक्षण विधि में लगाना है कि जहाँ पे नेगेटिव चीज़ कोई बोली जा रही है, थोड़ी बहुत भी नेगेटिव, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, उसमें देखना है कि कोई चीज़ नेगेटिव तो नहीं बोली जा रही है। अगर नेगेटिव है तो वो उत्तर नहीं होगा। वहाँ पे अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ लग रही है वो होगा,
उत्तर उसका। और अब बात आती है जैसे फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट वाला क्वेश्चन जैसे कि भाई खेजड़ी को है वो राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, ये फैक्ट है, इसमें डेट आ गई तो ये फैक्ट है, रटना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें भाई, ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करें? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका कोई तुक्का मारने का ट्रिक नहीं है कि भाई ये सही हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपको डेट याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो कोई उसका तुक्का नहीं चलेगा। तुक्का इसलिए नहीं चलेगा कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो आपने कर दिया, नीचे वाला भी कर दिया है ना। अब आप कैसे कोई सीक्वेंस नहीं बिठा सकते है ना। वैसे लोग बताते हैं कि जैसे कुछ बार ऐसे ऐसे पैटर्न चलते हैं OMR में है ना, वो आपकी OMR जो है उसका जब आपने गोला जो भरा है पहले की, उनका जब आप देखोगे ना तो आप पाओगे कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि पट्टी टाइप में है ना, या फिर ऐसे मतलब ऐसे क्रॉस स्टार चल रहा है, जैसे ऐसे करके ऐसे काट के, या कई बार ऐसे चलता है ऐसे चलता है ना। तो उसमें भी कुछ ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका होता है, पता नहीं क्या कुछ बैठता है उसमें। और वो चीज़ें कब समझ में आती है, एग्ज़ाम हॉल में वो समझ में नहीं आती तब, यानी हम जब बाहर आ जाते हैं और जो डुप्लीकेट एक साथ में हमें दी जाती है वो आकर जब हम घर पे आके 2-3 दिन बाद में देखते हैं ना, तब हमें एक जैसे 2-3 बार उसको देखते हैं तो पता चलता है कि यार इसमें कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है ना, कि पहले ऐसे आंसर हैं, फिर ऐसे आंसर हैं, फिर ऐसे आंसर है। तो वहाँ पे तो क्या है कि अपना माइंड इतना काम नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ऐसा ही होता है दोस्तों। हकीकत बात है, चाहे मैं ही एग्ज़ाम में बैठ जाऊँ मेरे भी उस समय समझ में नहीं आएगी, या चाहे कोई भी उतना मतलब तुर्रम खां ही बैठ जाओ। यानी अगर कोई सिलेक्टेड भी है टीचर, वो भी अगर रीट पात्रता देगा तो उसका भी माइंड उस समय काम नहीं करेगा, है ना। ये हकीकत है, क्योंकि पता नहीं उस हॉल में ही ऐसा कोई इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे चीज़ें कम समझ में आने लगती है। दिमाग है ना वो मतलब कम चलता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें साथियों, इस चीज़ को आप अपनाएं। और मॉडल पेपर वगैरह आपने खूब कर लिए होंगे, तैयारी आपकी अच्छी। अगर आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं ना मॉडल पेपर में, तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना आपको, आपकी रीट पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो मॉडल पेपर होते हैं वो थोड़े से हार्ड बनाए जाते हैं ना, उसमें क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और उनमें कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं होता है ना, ऐसे होते हैं। तो उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, या मॉडल पेपर या मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ तो नंबर नहीं आ रहे। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा कम सीरियसली लेना है। सीरियसली लेना ही नहीं है, ठीक है, पेपर दे दिया, सबमिट कर दिया, स्कोर देख लिया, बस ओके हो गया, इतना ही करना है। उसको ये लेके नहीं बैठना कि यार इसमें तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं मेरे, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पेपर इजी बनाएंगे, क्योंकि मेंस में फिर फॉर्म भी तो भरवाने ना इन लोगों को, है ना। और बाकी आपकी तैयारी भी निर्भर है। और जब भी जाओ एग्ज़ाम देने, अपने भगवान को याद करके जाना है और माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाना है, और पॉजिटिव मूड के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आपका निकल जाएगा आराम से, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।